अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो मौसम जो है वो दिन ब दिन सुहाना तो हो रहा है, लेकिन दर्जा रात भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन ये भी शहरियों से सुना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद बारिशें हों, सर्दी जो है वो जाते जाते अपना जोर दिखाती जाए। लेकिन ये बारिशें होंगी या नहीं होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें गर्ज है आज के मौसम से, वो 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त ठंडा और सर्द है और धूप छांव जैसा है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, ठंडी हवा भी चल रही है और सूरज भी निकला हुआ है, जबकि सूरज की किरणों की तपश में कमी आई है और ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। दर्जा रात की बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा रात 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 64% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता जो बादल इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं वो कभी कभार सूरज को अपने मुकम्मल लपेट में ले लेते हैं, जिससे सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, रोजाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी जस्ट वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें सेंड करें। हम आपके टैलेंट को टीवी के ऊपर ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। जस्ट करना ये होगा कि वीडियो बना के आप व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा, और उसके बाद काम हमारा होगा। जनाब, उसे अच्छा सा बना के हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी खुशियों की, सेलिब्रेशंस की, बर्थडे की सेलिब्रेशंस की वीडियो अगर हो तो वो भी भेजें। तो हमें बहुत सारे लोग भेजते हैं, लेकिन आज जिस बच्चे की वीडियो हमारे पास आई है सालगिरह के लिए, वो इंतहाई खूबसूरत और प्यारा चांद सा बेटा है। मेरी मुराद अब्दुल हादी से है। हादी ने जनाब हमें आज सालगिरह की अपनी वीडियो भेजी है, तो हादी को पहले बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सालगिरह। और हम दुआ करते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर आप जो हैं वो एक अच्छे इंसान बने और पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का मुकाम बने। जितने प्यारे आप हैं, हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपका मुस्तकबिल भी उतना ही प्यारा होगा। बच्चे तो वैसे ही माँ बाप के आंख का तारा होते हैं, तो आपके माँ बाप के लिए भी दुआएं हमारे लिए, और आपके लिए भी दुआएं हैं कि आप अपने रोशन मुस्तकबिल बनाएं, पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने। जनाब, बहुत बहुत आपको भी सालगिरह मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि आप भी रोशन मुस्तकबिल की मालिक हों और अल्लाह ताला आपको भी अच्छा सा मुस्तकबिल दे ताकि आपके वालिदैन को आप पे फख्र हो सके। आगे चलते हैं जनाब। हम आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखते ही मैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तकरीबन आज से 5 माह पहले या 4 माह पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम उस स्टेडियम की पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर देखी तो मैंने फौरन से उसे क्लिक किया, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी। मुझे ये लग रहा था ये स्टेडियम जो है वो हमारे पाकिस्तान ग्वादर में नहीं, कहीं साउथ अफ्रीका में या फिर कहीं और है। तो ये मेरी मुराद ग्वादर स्टेडियम से है, क्रिकेट स्टेडियम जिसके चर्चे आजकल सोशल मीडिया पे खूब हो रहे हैं, और इतनी खूबसूरत जगह है कि आईसीसी भी इसकी पिक्चर लगाए बिना ना रह सका। अब लोकेशन जिसने भी डिसाइड की है जनाब, कमाल कर दिया। मैं कहता हूं कि स्टेडियम, एक साइड पे पहाड़, दूसरी साइड पे मैदान, तो इस कदर खूबसूरत व्यू जो है वो आता है। और फवाद आलम ने भी गुज़श्ता दिनों इसके ऊपर एक वीडियो बना के जो है वो अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है फ़ख्र आलम ने, वहां पे अपने ये पोस्ट लगाई, उसके अंदर पूरी एक वीडियो बनाई थी। मैच खेला उन्होंने, कहा पूरा एंजॉय किया वहां पे, और ग्वादर के फिर वहां पे जो समंदर है उसके अंदर नहाए भी वो। तो ग्वादर की अहमियत जो है उसको बताते रहे कि किस तरह से वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बहुत बड़ी है, तो उसके लिए भी वो फोर्स कर रहे थे कि जनाब आप यहां पे आएं और देखें इस चीज को। तो जनाब, हम तो यही कहेंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की की राह पे गामजन है। अगर टूरिस्ट के हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मसला है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सपोजर देने का। तो एक्सपोजर जब तक हम नहीं देते तब तक टूरिस्ट अट्रैक्शन उतनी नहीं बढ़ती। आहिस्ता आहिस्ता काम जारी है, विसल ब्लोइंग शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मामलात मजीद बेहतर होंगे। तो जनाब, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका भी मैं आपको तारुफ जो है वो करवाता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद होंगे और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर जनाब। और आज इसके बाद हमारे साथ जो है वो खास तौर पे एजाज नागरा साहब हैं जो कि नायब सदर हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद सिटी के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। और उनके साथ साथ जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे अब्दुल रहमान गुज्जर साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा मिर्जा साहब की तरफ चलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो स्टार्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि आप जिस महीने में, जैसे सालगिरहों का भी अब जिक्र हो रहा था, बर्थडेज का, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस महीने के अंदर आप पैदा हों उस हिसाब से आपके अंदर कोई खसूसियात मौजूद होती हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है? स्टार्स पे बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो, क्योंकि जिस महीने में हम बैठे हैं, क्वेरीज उस हवाले से भी मैं लाजमी मिर्जा साहब से पूछना चाहूंगा। मिर्जा साहब, इस महीने में पैदा होने वालों में क्या खसूसियात होती हैं, और ये स्टार्स का इल्म जो कहा जाता है, इसमें सदाकत कितनी? हनान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो चंदा को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और जिस तरह आपने स्टार्स का जिक्र किया, इसमें ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह के महीनों का मौसम होता है, जिस तरह का टेम्परेचर होता है, वो लोग उसी तरह जो हैं या तो उनके अंदर नरम मिजाज होता है या वो सख्त मिजाज होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद जो कि गर्म महीनों में पैदा होते हैं, मई, जून, जुलाई, उनमें उनका टेम्परामेंट ज़्यादा होता है, उनमें बर्दाश्त की कुव्वत ज़्यादा होती है। मैं वैसे जुलाई में हूँ इसलिए सर्वाइव भी तो कर रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है मुझे लगता है। अच्छा, और जिस महीने में हम इस वक्त हैं, ये 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगा और एक्वेरियस के नाम से इसे जो है वो जाना जाता है। ये लोग जो हैं वो बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं। इसका मतलब आज जो प्यारी सी बच्ची चंदा, जिसकी हमने सालगिरह चलाई, बड़ी खूबसूरत बेटी थी माशाल्लाह, तो वो भी बहुत सारी क्वालिटीज की मालिक होगी। और हादी जिनकी हमने चलाई, वो भी बहुत सारी क्वालिटीज के मालिक होंगे। तो क्वालिटीज की जब बात आती है तो फरवरी जेन में आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और ये बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं। जो ये सोच लेते हैं वो ये करते हैं, और ये नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूं उसका इंपैक्ट मेरे इर्द गिर्द क्या होगा, मेरे इर्द गिर्द देखने वाले लोग मुझे क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक्वेरियस हूं और मैं इस महीने में पैदा हुआ, इन दिनों में पैदा हुआ हूं, और अगर मैंने सोच लिया है कि मैंने इवन कि आपको ऑन एयर आई लव यू कहना है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं कह गुजरूंगा। तो इस तरह के ये क्वालिटीज इन लोगों की होती हैं। और इनका एक एयर का साइन भी होता है, जो कि जेमिनी, जिस स्टार से मैं हूं, उनके साथ ये ताल्लुक होता है। ये लोग इस तरह के होते हैं कि कुछ भी कह जाने की क्वालिटी और सलाहियत जो है वो रखते हैं। अच्छा, कोई स्टार का बंदा आपको मिला जो आज तक आप, क्योंकि बॉन्डिंग आप वाले महीने से काफी ज्यादा है, आपको कुछ भी कह गया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कुछ भी कह गया? कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और किसी के सामने भी कह जाते हैं। ये इतने स्ट्रांग लोग जो होते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ से काफी मुतासिर है वैसे अल्टीमेटली ऐसा है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस स्टार से मैं हूं, ये भी लोग जो हैं इनका साइन वैसा ही है, लेकिन ये लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, मेरी तरह के लोग। हाँ, पता है वो सूरत हाल को समझकर मामला फहमी के साथ जो है वो चलते हैं। मैं समझता हूं। तो मेरी एक बार फिर ऐसे लोग जो कि इन दिनों में पैदा हुए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, चंदा को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ गो भी हूं कि आने वाले दिन जो है इनके लिए बहुत अच्छे हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जनाब। हमारे साथ एजाज नागरा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले तो जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, फिटफाट है? मुस्लिम लीग नून के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। शहर फैसलाबाद के अंदर आने वाले दिनों में टिकटों की तकसीम पे अंदर ही अंदर बड़ी गुत्था गुत्थी चल रही है। और आप भी क्योंकि पहले एमपीए के कैंडिडेट थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से अल्टीमेटली आप कॉन्टेस्ट ना कर पाए इलेक्शन। आने वाले दिनों में क्या समझते हैं, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिर्ज़ा रमज़ान साहब, हनान बुखारी साहब और अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। थैंक यू जी। और अब्दुल हादी और चंदा को सालगिरह की मुबारकबाद। और ग्वादर का जो स्टेडियम है, मुझे खुशी हो रही है कि आपने उसका भी एक्सपोजर जो बयान किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का जो सैरो सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा और क्रिकेट को भी तरवीज मिलेगी। जी, तो आपने सवाल किया कि टिकटों के हवाले से मैं तो कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो शेर पंजाब हमारे कायद हैं, इंशाअल्लाह पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया था। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये टिकटों के मामले में
किसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कुछ बंदे होते हैं ऐसे जिनके मामलात को वो नहीं खुश होते इस तरह के फैसलों में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा ही होगा। चलें जी, अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान, टिकटों के मामले पे राणा साहब का खौफ कैंडिडेट्स पे नजर आता है, खासकर जब से ये वो पंजाब के प्रेसिडेंट बने। आप क्या कहेंगे, कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए हनान, जो टिकटों के मामले में पीएमएलएन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जुमरे के हल्के में पीएमएलएन का कोई भी उम्मीदवार सामने ना आया, जिसका नुकसान वहाँ पे खड़े जो एमपी है आज़ाद अली तबस्सुम पे भी हुआ, इधर मियां मोहम्मद फारूक पे भी हुआ, और उनके नीचे जो सूबाई सीटें लूज़ की हैं, कम से कम 4 से 5 सीटें लूज़ करनी पड़ी सिर्फ एक टिकट पीएमएलएन का अनाउंस ना करने की वजह से, जो जुमरा में किया, और जहां से आज़ाद उम्मीदवार आसिम नज़ीर जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन और गए। बहुत ज्यादा वोट से वो जीते, आजाद होने के बावजूद भी। और ये सिर्फ यही वजह थी कि उन्होंने पीएमएलएन का वोट भी लिया, अपना ज़ाती वोट भी लिया, और उसके साथ साथ जो पीटीए को भी डैमेज किया, और उसके नतीजे में मियां मोहम्मद फारूक के हल्के में भी नुकसान हुआ कि जहां से ज़ाहिर नज़ीर का बेटा लड़ रहा था, और जहां से पीएमएलएन का वोट उन्होंने मांगा कि वहां से भी हम आज़ाद लड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक टिकट ना देने की वजह से हुआ। इसी तरह से शहर में बहुत से ऐसे हल्के थे, इसरार अहमद मुन्नी खान का टिकट था, उसकी वजह से भी यहाँ पर बड़ा मसला बना कि उससे पहले जो सिटिंग एमपी का टिकट जो इन्होंने यहाँ से ना दिया, और उसके नतीजे में 23,000 वोट तो वो खींच गए ना, ख्वाजा इस्लाम खींच गया। एग्जैक्टली, और वो खुद भी हारे, लेकिन फिर भी अब्दुर्रहमान, ज्यादा फर्क नहीं था, मतलब बहुत कम वोटों से जो इसरार अहमद मुन्नी खान हारे। देखिए, एक वोट से हारे या 1,000 से या 10,000 से, वो तो मतलब डिबेट बाद में होती है। पहले तो ये होती है ना कि असम्बली में देखें चंद सीटों का फ़र्क है, और जो उस्मान बुज़दार है वो बन गए। इवन कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा सीटें थी और पीटीआई की कम थी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ नहीं मिले और उन्होंने हुकूमत बना ली। फेडरल का भी साथ में आ जाता, और यही अगर सीटें इतनी ज़्यादा होती कि ये सादा अक्सरियत के साथ बना सकते, क्योंकि फिर देखें ये रिज़र्व सीटें भी ख़वातीन की मिलनी होती हैं, अक़लियत की भी मिलनी होती है। तो ये सिर्फ फैसलाबाद ही एक ऐसा ज़िला था जहाँ से पीएमएलएन को इतनी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवन कि लाहौर या गुजरांवाला या जो भी इनके कहा जाता है कि गढ़ कहा जाता है, वहाँ इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रहे, अभी चौधरी शेर अली की जानब से हालिया जो प्रोग्राम हुआ है उसमें भी उन्होंने शेर अली के प्रोग्राम के हवाले से लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुकम्मल तौर पे इस पे तबसरा किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, हमारे साथ एजाज नागरा साहब भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, बल्दियात के हवाले से ये कहा जाता है कि शब खून मारा गया और बहुत ही नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे मोहल्ले की सियासत को भी, और वहाँ पे जो तरक्याती काम किए जाते थे, जो सफाई सेंट्री वर्कर्स करते थे, और जो सहूलियत उनको एक चेयरमैन या नाज़िम के ज़रिए मिलती थी, वो तमाम की तमाम उनसे छीन ली गई। अब ना तो उस तरह से सेंट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं, गटरों का प्रॉब्लम है, सोलन का प्रॉब्लम है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तो वो जाएं, और जाएं किस तरफ, किसको जाके अपना अहवाल सुनाएं? आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, नाज़िम रह चुके हैं, तो बताएं इससे कितना नुकसान हुआ ऑडियंस को? जी बुखारी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे पहले जो गली मोहल्ले की सफाई थी उसमें काउंसलर्स रात भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वाइस चेयरमैन साहब और चेयरमैन, पूरी एक टीम थी, सारा कंट्रोल भी था, वॉच भी कर रहे थे। अभी ना तरक्याती काम हो रहे हैं सारे, वो जो ना पैच वर्क हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला आ रहा है, जो बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट का, जो डाइवोर्स के मामला है, सारे इतना पेचीदगी आ रही है। उन्होंने सेक्रेटरी हजरात के जो दफातर हैं वो भी मुंतकिल कर दिए हैं, 4-4, 5-5 यूनियन काउंसिल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे दफ्तर ले गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आप यकीन करें कि इतना लोग डिस्टर्ब हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो ट्रांसफ़र किए हैं दफातर, उस पर भी वो नाला है, और जो तरक्याती काम नहीं हो रहे उस पर भी नाला है। और इससे पहले मैं दावे से कहता हूँ, जो मेयर अब्दुर्रज़ाक मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारे मामला हल किए। राणा सनाउल्लाह साहब की क़यादत में जो एक टीम वर्क था, उस पर इंतहाई दयानतदारी से और ईमानदारी से अमल दरामद हो रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उनका विजन भी था कि शहर को साफ सुथरा और एक अच्छी सिटी जो है वो फैसलाबाद बनाई जाए।
लेकिन अल्टीमेटली अब नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से भी तैयारियां जारी और सारी हैं। क्या कहेंगे आप, शेर अली मुतहरक नजर आ रहे हैं अब इस चीज को लेते हुए? अब वो कहा जा रहा है कि पुराना शेर मैदान में वापस आ गया। नहीं, वो जी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये जो लेग पुलिंग हो रही है, बिल्कुल वो अभी मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह करें। अभी उनका ये काम नहीं रह गया, वो पता नहीं क्या उनके माइंड में है। देखें, लाहौर में जो जलसा हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट एक बंदे को भी नहीं उन्होंने उधर भेजा। आपके सामने है सारे मामला, ज़ाहिर है आप बेहतर समझते हैं, अब्दुल रहमान साहब बेहतर समझते हैं। थोड़ा सा भी पार्टिसिपेशन उन्होंने नहीं किया और अभी तनकीद कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लॉयल्टी है कि नहीं है उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। अभी मज़ीद वो हर्डल, पहले ही पार्टी एक जदोजहद में मसरूफ़ है, तो वो और ज़्यादा हर्डल पेश कर रहे हैं पार्टी के मामला। तो मेरा नहीं ख्याल को वो इतना अफेक्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब और हमारी टीम इंशाअल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन। ठीक है जी। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुल रहमान, जरा आप उस दिन का, जिस दिन ये जलसा कन्वेंशन का इनकाद किया गया शेर अली की जानब से, कितने के चेयरमैन थे वहाँ पे, कितना रश था, उसका जरा स्केच बताएं ताकि थोड़ा ऑडियंस को पता चल सके कि मुस्लिम लीग नून का शहर फैसलाबाद का अब दूसरा धड़ा अब शेर अली के बाहर होने की वजह से ज़रा कमज़ोर था, अब फिर से मुतहरक हो रहा है। और मुतहरक भी इस दफ़ा जो शेर अली कर रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं, बाबा सियासत भी कहा जाता है उनकी। देखिए हनान, जब लाहौर का जलसा हुआ और एक तरह से तनकीद हुई कि लाहौरी इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकले, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग नहीं गए, तो उसी जो तनाज़र में चौधरी शेर अली की जो गुफ्तगू भी हमारे साथ उन्होंने की कि यहाँ पर जो जलसा था वो बड़ा ना होने की वजह ये भी थी कि फैसलाबाद से जो लोग हैं, वो पहले ये होता था कि यहाँ से बसें भर के ले जाते थे, और ये इस बार जो अनोखी पॉलिसी ये रही कि यहाँ से बसें नहीं गई बल्कि जो लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों पे गए। और वो यकीन माने कोई मतलब सैकड़ों में गाड़ियाँ तो थीं, लेकिन उस पर दूसरी तनकीद ये हुई कि वो मोटरवे से इंटर हुई और ऊपर से घूम के वापस आ गई। और ये कुछ हमारे दोस्त भी थे जो वैसे शाम को इधर इकट्ठे ही थे, चाय टीवी पी रहे टीवी थे। पे, हाँ टीवी पे जलसा देखा हमने इकट्ठे बैठ के। तो ये जाहिर सी बात है क़यादत तक भी चीज़ें पहुंची, उसकी वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया पार्टी को कि ये कुछ जो एमपीएस थे या कुछ रहनुमा थे वो जलसे में जाके अपनी जो सेल्फियाँ लेते रहे कि ये सारी जलसा का हमने ही भरी है फैसलाबाद के लोग ना। ये बड़ी तनकीद हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चौधरी शेर अली को फ़ोन भी आया, इस सिलसिले में बातचीत भी हुई, और फिर मरीम नवाज़ की कॉल भी आई कि आप भी मुतहरक रोल अदा करें ताकि जो लोग हैं बाहर निकाले जा सकें। देखिए, चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह खान की पुरानी जो आपस में है दुश्मनी है, टसल है, सियासी मुखालफत है। चौधरी शेर अली उन्हें पीपल्स पार्टी से लेके आए थे और फिर एक टाइम आया कि चौधरी शेर अली का तोती बोलता था, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह ने उनको इतना काउंटर कर दिया कि अभी सिर्फ आबद शेर अली की एक टिकट थी या मियां ताहिर जमील की, बाकी तमाम टिकट राना सनाउल्लाह और खान नो की। डाउट अगर कंपेयर किया जाए, राना सनाउल्लाह ज्यादा तगड़े हैं इनसे। एग्जैक्टली वो बहुत आगे निकल गए, सूबाई सदर पंजाब बन गए। उन्होंने देखें जो ज़िले की तंजीम साजी है वो अपनी की, डिवीज़न की जो उनके अपने मेंबर है, यूथ के उनके अपने मेंबर है, सिटी के अपने मेंबर हैं, इस तरह से जितनी भी तंजीम साजी थी वो उसमें वो आगे निकल गए। चौधरी शेर अली ग्रुप का कोई भी बंदा नहीं किसी भी तंजीम का हिस्सा रहा। पहले आबद शेर अली यूथ विंग के होते थे, काशिफ रंधावा या मियां ताहिर जमील, वो तमाम फारग हो गए बाहर बैठे हैं वो तो। और मुतहरक ज्यादा भी राना सनाउल्लाह ही नजर आते हैं, क्योंकि आबद शेर अली शायद उस तरह से मुतहरक नहीं थे, ज्यादा नून लीग के टिकट होल्डर्स का झुकाव भी राना सनाउल्लाह की तरफ ही था, और पार्टी ने फिर इन चीजों को ऑन करते हुए उनको ओहदे भी फिर उसी हिसाब से दिए ना। एग्जैक्टली और फिर जब ये पिछले इतवार के रोज़ उन्होंने इकट्ठ किया, जिसमें सिर्फ जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान जो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन जो इलाका मौज़ीन थे या नंबरदार हजरात थे, उन्होंने सिर्फ उन लोगों को बुलाया जिनका थोड़ा बहुत वोट बैंक होता है। देखिए, चेयरमैन है या नंबरदार है या इसी तरह से इलाका मौज़ीन कुछ लोग होते हैं, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन 100 200 300 वोट उनके पास होता है और एक दो बसें भरने की पावर्स होती हैं कहीं भी जलसे में जाना हो। तो वो तमाम वो लोग बैठे हुए थे, बिलाशुबा वो 1000-1500 के करीब होंगे, जहाँ पर चौधरी शेर अली ने बहुत तवील कोई तकरीबन 1 घंटे का जो खिताब किया, मियां ताहिर जमील ने भी किया। तो उसमें उनका जो लुबे लुबाब यही था कि राना सनाउल्लाह खान, जो चौधरी शेर अली का कहना है कि राना सनाउल्लाह खान को सूबाई सदर बनाया गया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जो स्पिलिंग पिल्स दे दी हैं
परफॉर्मेंस जो उनकी है वो बिल्कुल नहीं है। नींदावर गोलियां जो कारकुनान को दे दी गई हैं, जिसकी वजह से ये जलसे में देख लिया, या वर्कर्स कन्वेंशन में भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ 700-800 लोग जमा थे, जो अभी रिसेंट ग्राउंड में हुआ था 1 माह पहले। तो इस तरह से मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए कि पार्टी, वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर जितनी भी जो PPY तंजीम खड़ी की गई है उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका नाम बताया जाए। मतलब अगर हम बात करते हैं शहर में 8 PPs हैं, या पूरे फैसलाबाद के अगर 21 हैं, तो उसमें कोई भी जो सूबाई सदर या सेक्रेटरीज लगाए गए हैं वो ऐसे नहीं हैं बंदे कि जिनका नाम हर एक को पता हो। वो जलसे में चैलेंज भी करते रहे कि मैं 10,000 दूंगा अगर कोई उनके नाम उठ के बता दे ना। मतलब वो उनका ये था कि इतने गैर मारूफ लोगों को अहदेदारियाँ दी गई हैं कि उनकी वजह से ये मसला आ रहा है कि वो तमाम लोग उर्फ़े आम में जिन्हें इन्वेस्टर्स कहा जाता है या कुछ भी आप कह लें, ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनकी वजह से ATMs भी बाजुकात लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली ये इल्ज़ाम था कि उनकी वजह से फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून, जो कि कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ ख़त्म करके नून लीग का गढ़ बना था, वो PTI का गढ़ बनता जा रहा है। क्योंकि जो PMLN के लोग हैं, जो मरूफ लोग सियासी कारकुन थे, वो तमाम के तमाम पसे पुष्ट चले गए हैं और सिर्फ आगे वो लोग आ रहे हैं जो मंजूर नज़र हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ATMs हैं, या जो भी उन कह लें। लेकिन इतने मरूफ लोग नहीं है, इतने अच्छे लोग नहीं है कि उनके साथ लोग निकल सकें, उनकी लोगों में जड़ें नहीं हैं। ये इल्ज़ामात उन्होंने दोहराए, अपने पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से खुलेआम जो जलसे में लगाए गए, इससे ये भी ज़ाहिर, देखिए ये सारा कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता ना। एक चीज़ ये मद्देनजर रखें, यानी अब आपका ये कहने का मकसद है कि काउंटर किया जा रहा है राना सनाउल्लाह को थ्रू शेर अली बाय मियां नवाज शरीफ। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी शेर अली को मुतहरक करने के लिए राना सनाउल्लाह खान को खड़ा किया गया था, फिर अपने जब शेर अली काउंटर हो गए, उसके बाद अब उन्हें दोबारा से सियासी ज़िंदगी दी जा रही है, दोबारा से थोड़ा ज़िंदा किया जा रहा है, ताकि एक दड़ा जो है वो आमर ना बन जाए इधर ना। एक दड़े के पास ही तमाम सियासी पावर जिस तरह से आ चुकी है, उसको थोड़ा सा जो है यानी वो पार्टी के अंदर भी डिवाइड एंड रूल खेला जाता है। एग्जैक्टली पार्टी के अंदर भी खेला जाता है, और उसका जो उन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया। देखिए 2008 के इलेक्शन में फ़ायदा हुआ, 2013 के इंतखाबात में फ़ायदा हुआ, और इवन जो 2015 में जो इधर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जो 2017 में जाके इन्हें सीटें मिली, तो उसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि PMLN बमुकाबला PMLN थी, आज़ाद बंदे जीतने वाले ज़्यादा थे, PMLN के टिकट से कम बंदे जीते, PTI के तो इवन 18-20 लोग जीते थे। तो अब जो आज़ाद जीते थे उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था कि वो मुस्लिम लीग नून में चले जाते। यानी कि ये हिकमत अमली ने पार्टी को हमेशा फ़ायदा दिया है, लेकिन 18 में जो हिकमत अमली थी वो एक साइड पे सारा झुकाव चला गया, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पूरे शहर में सफाया हो गया। सिर्फ जो नए लोग हैं वो जीत सके थे, पुराने लोग तमाम के तमाम अपनी जो मुखालफतें हैं उनकी नज़र आ गए। देखें अकरम अंसारी 5-6 दफ़ा जीत चुके हैं, वो हार गए। अबद शेर अली 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं, हार गए। राना सनाउल्लाह खान सूबाई सीट पे को 5-6 बार जीत चुके हैं, वो हार गए। मियां अब्दुल मनान साहब जो MNA रह चुके हैं, इससे पहले भी 2 बार, वो हार गए। तो इतने मेच्योर सीजन लोग, राना अफजल खान साहब जो है MNA भी रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं, वो भी हार गए इलेक्शन। तो इतने वज़ीर सीजन भी रह चुके हैं। एग्जैक्टली इतने जो सीजन लोग, सीनियर लोग हैं, वो हार गए। उसकी वजूहत यही थी कि पार्टी के आपस में जो कंट्राडिक्शंस थे इतने ज़्यादा हो चुके थे कि जो एक MPA कह रहा था कि MNA को वोट ना दे मुझे दे, MNA कह रहा था मुझे दे, MPA को ना दे। अब ये तो धड़ेबाजी की बात है ना, और इसी वजह से नुकसान अल्टीमेटली फिर पार्टी को पहुंचा। तो इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ एजाज नागरा भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। क्या कहेंगे, आने वाले बल्दियात के अंदर कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप, या इसके अलावा अगर देखा जाए चेयरमैनी से हट के आगे जाने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 5 यूनियन काउंसिल के ऊपर भी चेयरमैन होगा, फिर मेयर भी होगा, तो आप किस में पार्टिसिपेट करें? पहले तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उससे भी भाग रही है। अब जो इन्होंने एक्ट जारी किया था, अभी ये नया मेरा ख्याल कोई सिस्टम ला रहे हैं, अभी उस पर भी मुतफिक नहीं है। जैसे इनके कप्तान साहब हैं, वो यू टर्न के मास्टर हैं। इसी तरह ये अब इनका भी सिस्टम यही चल रहा है कि बल्दियात में, ये पंजाब में कोई नया सिस्टम मुतारफ़ करा रहे हैं। अभी पहले वाले को भी मेरा ख्याल बेड्रा कर रहे हैं, मुझे ख्याल है। और जो आपने पूछा है कि पार्टिसिपेशन की, तो अगर हमारे कायद ने समझा, इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इंशाल्लाह बेहतर की तरफ ही
फैसला होगा इंशाल्लाह। आपको वैसे मौजूदा सूरत में अगर बल्दियात होता है तो अक्सरियत किसकी नजर आती है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून नहीं, पार्टी से जरा हट के जरा अवाम के कंसेंसस के हवाले से आप बताएं ना कि ऑडियंस क्या सोच रही है अभी। आप सर्वे करवा लें, आप चेक कर लें। अब्दुर्रहमान भाई फील्ड में रहते हैं, इनसे पूछ लें। आम आदमी जो फील कर रहा है, जो महंगाई का मसला है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, वो तकरीबन पिछे पड़े हैं सारे ही ग्रास रूट लेवल पे। जो फैसला करना है ग्रास रूट लेवल पे अवाम ने करना है। तो अच्छा, वैसे चेयरमैनी से हटके जब बंदा एमपीशिप की तरफ आता है काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है जब तक पार्टी आपको ऑन नहीं करती, और पार्टी को ऑन करने के लिए आपको बाकी चेयरमैन और इलाका मौजूदीन आपके साथ होने चाहिए। गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने भी मीटिंग की थी, तो मीटिंग के दौरान जब चेयरमैन को इकट्ठा किया जाता है, जब ये पूछा जाता है ना कि एमपीए का कैंडिडेट कौन कौन है, तो सारे हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब हर दूसरा कैंडिडेट एमपीए का मौजूद होता है वहाँ पे। किस तरह से टैकल करते हैं आपस के अंदर, मुफाहमत फिर किस तरह से आप लाते हैं, लोगों को एग्री किस तरह से करते हैं? शायद इस लड़ाई की वजह से ही किसी को टिकट नहीं उनमें से मिल पाता फिर। नहीं, एट दी एंड फैसला तो पार्टी की क़यादत नहीं करना होता है, वो हमें कबूल भी होता है। मेरे साथ तो ही काफ़ी सारे चेयरमैन थे जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था, और मेरे साथ इस बात पे भी मुत्फिक थे कि मुझे एमपी का टिकट दिया जाए। बल जो पार्टी की आदत का फैसला था, मैंने मैं रहमत को क्यों दिया गया? अगर आपके साथ इतने चेयरमैन थे, इतना वोट बैंक था, तो अल्टीमेटली टिकट फिर उनके पास चला गया। इसके पीछे वजूहात भी तो कोई ना कोई होंगी ना। नहीं, उन्होंने बेहतर समझा होगा कि क्या फील्ड में जो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, राणा साहब ने बेहतर उसको समझा, तो मुझे कबूल है जी। चलें जी, हमारे साथ अब्दुर्रहमान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान, ये कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, सुनने में आया है कि आबद शेर अली के जो वालिद हैं शेर अली साहब, उनको इसलिए फील्ड में लाया जा रहा है कि इस दफ़ा जो मेरी का इलेक्शन होगा बल्दियात का, उसमें डायरेक्ट अवाम कास्ट करेगी वोट, उसमें चेयरमैन कास्ट नहीं कर पाएंगे, और वो पॉपुलर रह चुके हैं। अवाम का वोट बैंक उनके साथ मौजूद है और उनको लोग जानते भी हैं, इस वजह से उनको फील्ड के अंदर उतारा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या रज़ाक मलिक का वो वोट बैंक उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से शेर अली का? हनान, मैं आपकी इस एनालिसिस से 100% मुतफिक हूँ, क्योंकि देखें चौधरी शेर अली यहाँ पे मेयर रह चुके हैं, उनके साहबजादे मेयर रह चुके हैं, साहबजादे जो एमएनए 3 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चौधरी शेर अली का नाम पूरे फैसलाबाद में कहीं भी गैर मारूफ नहीं है। जैसे चौधरी ज़ाहिर नज़ीर का नाम है ना, नज़ीर फैमिली का, ऐसे ये शहर की फैमिली चौधरी शेर अली, इनको शहर के हर इलाके से, हर बरादरी के लोग जानते हैं। बाकी जो हमारे दूसरे दोस्त हैं अपने मेयर रज़ाक मलिक, उनका नाम उस तरह से मारूफ नहीं है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं दड़े की सियासत करने वाले, एक होते हैं पॉपुलर लोग। अब राना सनाउल्लाह खान, आप मानेंगे कि वो एज सच पॉपुलर स्पीकर नहीं है जैसे चौधरी शेर अली है। अदर दैन उनका बड़ा नाम है, वजीर कानून 10, लेकिन आवाम में ज्यादा पॉपुलर राना सनाउल्लाह ही है, नहीं, क्योंकि शेर अली महदूद हैं शहर की। मैं वो दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ, पॉपुलर स्पीकर की बात कर रहा हूँ। पॉपुलर स्पीकर, हाँ, वो शेर अली बड़ा बोल्ड होके, एग्जैक्टली, राना सनाउल्लाह बड़ी नपी तुली से बात करेंगे वो, जबकि चौधरी शेर अली मजाक के अंदाज में बात करेंगे ना। अब देखिए, लोग जो कन्वेंशन के अंदर भी ये चीज देखते हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने पूरा 1 घंटा लगाया हर बंदे का नाम ले के, मतलब अब 84 साल उम्र हो चुकी है, हर बंदे का नाम लेके बात की, मजाक भी था, उधर लोग हंस के दौरे हो रहे थे। देखिए, हाँ जी, बोल्डनेस से भी आगे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, लोग अब जो ऑडियंस है उसमें आप देखें, ऑडियंस में आपको जर्नलिस्ट सुन रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई जलसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। देखिए, शहबाज शरीफ की उतनी व्यूअरशिप नहीं है, हालांकि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ पॉपुलर हैं। इस तरह से ये नेचुरल चीज़ें होती हैं कुछ पार्टीज़ में कि लोगों की पॉपुलरिटी का ग्राफ ऊपर होता है। इमरान खान अच्छे स्पीकर है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। मेरी के हवाले से बताएं, क्योंकि आगे मेरे ख्याल जंग उसी की जारी है। चौधरी शेर अली अगर आ जाते हैं मेयर पे, तो पार्टी को उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके मुकाबले। यानी आपका कहने का मकसद है कि रज़ाक मलिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? उनके पाए का कैंडिडेट फैसलाबाद में नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नून लीग के अंदर, और उनको उनकी जो मुखालफत करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो खुद आते हैं या आबद शेर अली आते हैं, तो उन्हें ना मियां नवाज शरीफ इनकार कर सकेंगे, ना लोकल की आदत। उनका मुतबादल उम्मीदवार उतना बड़ा नहीं होगा अगर मेयर के लिए वो सामने आ जाते हैं। इसी तरह से पीटीआई में अगर चौधरी ज़ाहिर नज़ीर सामने आ जाते हैं, तो उनके पाए का भी जो कैंडिडेट है वो नहीं होगा। ये कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी बल्दियात के हवाले से
जो है वो चौधरी शेर अली का बेसिकली अच्छा, ये भी सुनने में आता है, अब्दुर्रहमान शायद आप एग्री करें इस बात से, कि आसिम नज़ीर ने वजारत लेने से इनकार कर दिया कि मैं अगर हमें चाहिए तो लॉर्ड मेरी चाहिए या मेरी चाहिए। एग्जैक्टली या जिस तरह का भी सेटअप बने बल्दियात का, उन्हें वो उसमें हिस्सा चाहिए। ये क्योंकि उनके वालिद मोहतरम शुरू से ही इस फील्ड के अंदर रहे, बल्दियात में ही रहे और बल्दियात के इलेक्शन जीतते आए, तो इसमें सदाकत हो सकती है। एग्जैक्टली इसमें सदाकत है। उन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीशिप कुछ भी कोई कंडीशन लगाई नहीं थी मासवा इसके कि जो बल्दियात के हमारा शेयर होता है ना, और वो हम अब से नहीं है, मतलब 90 की दहाई से आ रहा है कि उनके वालिद है या उनके बड़े भाई बनते रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि वही हिस्सा हमें अब दोबारा चाहिए, जब भी इलेक्शन हो, जब भी हो, तो उन्हें जो जिले। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? नून लीग को तो हमने चले ऑब्जर्व किया, पीटीआई की तरफ भी अब थोड़ा सा आते हैं ना। पीटीआई में मेरी का कैंडिडेट कौन स्ट्रांग नजर आता है? चले तो कई फिर रहे हैं और काफी पैसे भी लगा रहे हैं चीजों के ऊपर, और जलसे जुलूस भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, अटेंड भी किया जा रहा है, हर जगह पहुंचा जा रहा है, लेकिन नजीर साहब, जहार नजीर साहब कहीं पे भी नजर नहीं आते। उन्हें ज़रूरत नहीं जलसे करने की। एक एमएनए है, खुद से कैंडिडेट है, उन्होंने अभी अपना नाम बताने से मना किया हुआ है, वो भी कैंडिडेट है, एक एमएनए मौजूदा जो है पीटीआई के। अच्छा। और इस तरह से चौधरी ज़ाहिर नज़ीर में, ये वो लोग हैं जिनको नाम की या सामने आने की ज़रूरत नहीं है। जब पार्टी में डिस्कशन होगी तो ये जैसे होता है ना 1 2 3 ऐसे होंगे। जो मुतहरिक हैं लोग, हमारे कई दोस्त फैसलाबाद में, वो लिस्ट के बिल्कुल आखिर में है। वो जब कोई भी ना हो तो फिर उनकी बारी आ सकती है, और वो भी यानी सारा पिंड मर जाए तो फिर भी चौधरी नहीं बन एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी वो पॉपुलैरिटी देखें, पार्टी को जीतने वाले बंदे चाहिए, लॉयल बंदे नहीं चाहिए। ये सियासत का हिस्सा होता है। राजनीति में हमेशा जीतने वाले सर गिने जाते हैं, वफादार नहीं गिने जाते। वफादार तो वही होते हैं जो जलसे में आपकी तकरीरें सुने। जीतने वाले वो लोग होते हैं, और वो नस्लों से जीत रहे होते हैं। ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री आप निकाल लें, अभी की बात कर लें 13-18 की, या जो अभी 18 में भी वो लोग जीत गए थे, वो बिल्कुल नहीं आ रहे। पार्टियां बदलने वालों से भी पार्टी को कोई गर्ज नहीं होती, उन्हें सिर्फ। अब देखें फैसलाबाद तीसरा बड़ा जिला है, पंजाब का तो दूसरा बड़ा है। अब्दुर्रहमान जो आपने एग्जैक्टली, पंजाब का तो दूसरा बड़ा है ना, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा। अब लाहौर से भी दोनों को जीतने वाला चाहिए, फैसलाबाद से भी चाहिए। और ये इतना बड़ा इलेक्शन होगा कि इसमें 4 एमएनएज और 8 एमपीज के हल्के इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से हारने का रिस्क जो लेगा वो समझ लें कि उसकी सियासत फारग हो जाएगी। और ये 2023 के इंतखाबात पर भी पूरी तरह से मेयरशिप असरअंदाज होगी। अब इलेक्शन होता हुआ नजर आता है आपको? ये बल्दियात का या बल्दियात का इलेक्शन हो जाएगा नान इस साल, जो तरमीम ला रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो बल्दियात होती है ना, ये जितनी मर्जी अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो जाए, ये गवर्नमेंट की होती है। जैसे ये आपने कश्मीर के इलेक्शन देखे हैं या गिलगित बल्तिस्तान के देखे हैं, इस तरह तीसरे नंबर पे बल्दियात लिख लें। कभी भी लोग एंटी गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। मुशर्रफ दौर में भी देखा आपने कि मुशर्रफ कितने अनपॉपुलर थे, काफ लीग के जो है मेयर जीत गए, और जब जनरल इलेक्शन हुए तो किस तरह से काफ लीग जो है हवा में उड़ गई थी। मुस्लिम लीग नून देखें फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्वीप कर दिया, और जब जनरल इंतखाबात हुए तो वो इलेक्शन हार गई। ये लोकल बॉडीज़ पीटीआई जितनी मर्जी जो है वो गैर मकबूल हो जाए, वो जो लोकल बॉडीज़ है वो जीत देगी। ऑलमोस्ट जो 9 डिविजनल मेयर हैं उसमें से 6-7 तो उन्होंने जीत लेने। इसी तरह से इलेक्शन वो करवा देंगे। अभी कुछ हर्डल्स सामने आ रही थी, जिसमें अपनी ही पार्टी के लोगों का जो मौजूदा सेटअप बनाया हुआ था, इसमें ज़िला ख़त्म करने के बारे में रिजर्वेशन थी चौधरी बरादरान की, बड़े लोगों की, कि ज़िला क्यों ख़त्म किया गया। इसी तरह से कुछ ये रिजर्वेशन थी कि जो चेयरमैन नॉमिनेट नहीं है, वो चाह रहे हैं कि एक नामजद चेयरमैन जैसे पहले होता रहा है कि फ़लाँ बंदा चेयरमैन वर्सेस फ़लाँ बंदा, हार जाए या जीत जाए, जीत गया तो असम्बली में आ गया, हार गया तो फारिग। वो जो पुराने नाज़म थे या चेयरमैन थे, वो नहीं चाहते कि वो जीतें भी ना, हारें भी ना, और दरमियान में कहीं कौंसलर टाइप फंसे रहे ना। वो उनके लिए बड़ी इंसल्टिंग था। वो भी शायद ये अभी तरमीम के लिए लिख दिया गया है। ये तरमीम होगी, जो रिजर्वेशन है वो दूर होंगी, और उसके बाद इसी वर्ष इंतखाबात हो जाएंगे। और बहुत सारे तो ये देख रहे हैं कि नया निज़ाम जो आ रहा है उसमें कंपेटिबल बैठ भी रहे हैं या नहीं बैठ रहे, और सोच रहे हैं कि लड़ें इलेक्शन या ना लड़ें। देखें, जो 3-4 बार चेयरमैन रह चुके हैं, नाज़म रह चुके हैं, आरफ बुखारी साहब हैं, या इस तरह से हमारे दूसरे दोस्त 6-6 बार रह चुके हैं। उसी हल्के में आतफ किसाना है, या यहाँ पे मतलब मियाँ ताहिर अयूब साहब, अब कई नाम है जो 5-5 6-6 बार जीत चुके हैं। अब उनके लिए बड़ा मसला होगा कि वो अपनी ही वो अच्छा हार जाएं तो कुछ नहीं होता, घर बैठ जाएंगे।
लेकिन वो हारे भी ना, जीते भी ना, और काउंसलर बन के लड़ते काउंसलर रहे। बन के अब सेकंड नंबर पे जो आया ऑटोमेटिकली वो जब काउंसलर थर्ड नंबर वाला बन जाएगा हाँ। तो उनको ये होना है यार रिस्क लेना ही क्यों, इससे ज्यादा इज्जत तो घर बैठ के। इसलिए ये पार्टी भी अब ये कर रही है कि ये एक बंदा नामजद होगा, जिला शायद दोबारा रिवाइव हो जाए, थोड़ी सी तरामीम की जाएंगी, कुछ नेबरहुड कौंसल्स हैं उनको कम किया जा रहा है, पहले को पंजाब भर में 24,000 के करीब थी, वो 8,000 के करीब की जा रही है, थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाएंगी उसके लेकिन बाद। ये अब्दुल वैसे इंसल्टिंग चीज है कि 3 अगर कैंडिडेट हैं चेयरमैनशिप के, तीनों को ऑटोमेटिकली उनको ही ज्यादा वोट बैंक उनका ही होगा, तो आम शख्स तो फिर जो कंटेस्ट कर लेता था, इलेक्शन का हिस्सा बन जाता था, वोट अच्छे ले लेता था, वो तो फिर आगे नहीं आ पाएगा। ये असल में हमने नकल तो कर ली फ्रांस की, लेकिन वहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम है, हमारे यहाँ पे बरादरी सिस्टम है, ये और चीज़ें हैं। असल में जो नकल करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि अपने मुआशरे को देखा जाए, एग्जैक्टली अकल ज़रूरी, अपने मुआशरे के डायनामिक्स देखे जाएं। यहाँ पे देखें बाहर की सियासत है वो बरादरी के गिर्द घूमती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो वाइस चांसलर लग जाए वो नीचे सारी अपनी बरादरी बैठा देता है। हमारे बरादरी बड़ी मजबूत है हनान, ये चीज़ माननी पड़ेगी। ये तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पे बरादरी का एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखिए ना, जो अक्लमंद बंदा है वो आगे आ गया। अब ओबामा जो है वो 8 साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, कालों की आबादी 30% भी नहीं है अमेरिका की, लेकिन उन्होंने देखा कि अच्छा बोलता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, टीचर भी रहा है, लॉयर भी है, तो आगे ले आए। ये अब बाइडन है, बूढ़ा है, उसको ले आए हैं। बिल्कुल अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो बहुत सारे इकदाम करते हैं और हमें भी वो करने चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज नागरा साहब आज के शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है और आज जो लोग बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं उनके लिए एक मुहावरा होगा जिसे उनको कंप्लीट करना होगा। आसमान से गिरा डैश में अटका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज का सवाल की जगह बल्कि हमने एक मुहावरा रखा है जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। जो खुशनसीब होंगे, जो कि इसका जवाब जानते होंगे, वो जवाब इसका टेक्स्ट करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि आसमान से गिरा डैश में अटका। इस मुहावरे को कंप्लीट करें। डैश में क्या अटका है ये आपने बताना है जनाब, उस पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से भी और हमारा किचन का सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद उर्फ यूके शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं भी ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? चिकन मलाई हांडी है हमारी डिश आज पंजाबी ढाबे की स्पेशल चिकन मलाई हांडी। हांडी, ठीक है। तो जनाब मुझे ये बताएं कि चिकन मलाई हांडी की रेसिपी क्या है, रेसिपी के हवाले से बताएं। हमारे पास ऑनियन है ग्राइंड किए हुए सर। कितने ऑनियन ग्राइंड? लेकिन तो क्या लड़का लड़की के साथ लेकिन आप किसी को बताएंगे वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है बिल्कुल होता है लेकिन और यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, बात जगह पे होता है, लेकिन लड़का कभी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको उसकी इज्जत का ख्याल रखना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि ये गलत किया, ये भी इन्होंने ठीक किया, क्योंकि इससे ऐसे नौजवान जो कि गली मोहल्लों के अंदर बाइक्स पे फिर रहे होते हैं, जो दबकर बैठी हैं या किसी रोब की वजह से दबकर बैठी हैं, ये उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है। आप कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो ऐसी खवातीन हैं जो इस वीडियो से सबक लेंगी और आगे जाकर उन लड़कों को अलाउ नहीं करेंगी कि वो उनके विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, हर सूरत करनी चाहिए। अगर आपके साथ कहीं पे ज्यादती हो रही है, अगर आपको डर लगता है कि आपका भाई आपको मारेगा पीटेगा, उल्टा आपको सुनने के बजाय अपने वालिद को बताएं। वालिद को नहीं बता सकते, अपनी वालदा को बताएं, अपनी वालदा को नहीं बता सकते, अपनी बहन को बताएं, लेकिन अपने अंदर उस चीज को मत दबाए रखें। वो नुकसानदेह होगा आपके लिए भी और आप जैसी बहुत सारी लड़कियां जो इस तरह का दर्द और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फेस कर रही हैं उनके लिए भी। तो इस चीज से बाहर आने की जरूरत है खवातीन को, और थोड़ा घर के अंदर भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। बट साहब हमारे यहाँ अभी भी इस चीज की बहुत कमी है कि लड़की को अगर छेड़ा जाता है वो डरती है आके बाप को या भाई को ना बताऊं। इसके पीछे क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि वो लड़की अगर शेयर करेगी तो बाप या भाई ये सोचेंगे तुमने भी बीच में कुछ ना कुछ रोल अदा किया होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव अलाउड हिम, तुमने उसको अलाउ किया होगा कि तुम्हारे साथ वो बदतमीजी करे, या तुम ड्रेस प्रॉपर्ली नहीं होगी, या तुमने दुपट्टा सर पे नहीं रखा होगा।
इस नौयत के इल्जाम लड़की जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, यही वजह कि वो खामोश हो जाती है। ये घर की तरबियत होती है। आप सही कह रहे हैं कि घर में इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि लड़की ऐसी चीजें शेयर करते हुए एटलीस्ट डरे नहीं, ठीक है। तो और कई जगह पे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़का इतना ज्यादा डिच करता है, इतना ज्यादा डिच करता है, और एंड पर लड़की शी एंड अप हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिम। मैंने ऐसे भी देखे हैं कई कि वो एंड पर जाके इतनी मजबूर हो जाती है कि यार वो तंग इतना कर रहा था, मैंने उससे बात शुरू कर दी, एंड समहाउ उससे बात करना शुरू कर देती। तो वो एक पूरा ट्रैप होता है, ये पूरा ट्रैप होता है, लड़का एक पूरा ट्रैप बनाता है, और उस ट्रैप को ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में अप्लाई होता है, और उसके बाद इसको मूव ऑन होता है। लेकिन लड़की को इतना एनवायरमेंट, इतनी छूट घर पे होनी चाहिए कि वो ऐसी चीजें अगर शेयर करती है तो उसके ऊपर एतमाद करें, दैट शी इज शेयरिंग विद यू समथिंग दैट इज इनसाइड हर हार्ट, वो उसके दिल में है, वो आपके साथ शेयर कर रही है, और अगर आपसे शेयर कर रही है तो आप उसका पा सकते हुए इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करें और उसके इमोशंस को समझें, वो किस एंगल से बात कर रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये उस एंगल को समझा नहीं जाता, उसको मिसप्रसीव किया जाता है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हैं। तो उस फ्यूचर से बचने के लिए, उस फ्यूचर डिस्टर्बेंस से बचने के लिए लड़की क्या करती है, वो बात को वहीं दफन करने की कोशिश करती है, रफा दफा और करें, बाजुकात बात खत्म हो इसका जाए। नुकसान लड़की को पहले से भी ज्यादा होता है। जब वो बात करना शुरू कर देती है, कोई ऐसा वाकया उसके साथ पेश आ जाए जो ना तो फिर बाद में दुनिया से छुपा रहता है, ना ही उसके वालिदैन से, तो वालिदैन को अगर पहले ही बता दिया जाए, एतमाद में ले दिया जाए, और मेरा ख्याल है अगर लड़की गलत भी हो, ये कह के एतमाद में मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं होगी, आप ये हनान डिपेंड करता है सिर्फ आपकी तरबियत पे। आपके वालिद का इतना रोब हो कि वो ऐसी कोई चीज, ऐसी तो बहुत दूर की बात है, किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन वो पसंद नहीं करते, ऐसे वालिद भी हैं। अच्छा, आई हैव सीन दैट। वो लड़की, ये लड़की तुम्हारी मुझे दोस्त अच्छी नहीं लगती, इसके साथ ना घुमा करो, जी अब्बा जी ठीक है, उसका नेक्स्ट टाइम फोन भी आ जाएगा ना तो अब्बा को बुरा लगेगा। लेकिन इसमें भी दो पहलू है ना भट्ट साहब, अगर वो लड़की वाकई ही तरबियतन जैसे आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसके ताल्लुकात किसी और नौयत के लोगों के साथ, तो बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्ची के दोस्त हों लेकिन अच्छे हों, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं अच्छे भी हों। अब आपको उसकी सोशल सर्कल, उसकी सोशल लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन बस वो आपको नहीं अच्छी लगती है, आपको खटकती है। हाँ, तो आपको बस रीजन नहीं पता, लेकिन वो आपको खटकती है। हाँ, ये बात गलत तो ये अब वो उस वजह से आप अपनी बेटी को कहेंगे जी इसके साथ दोस्ती ना, वो बेटी की अच्छी दोस्त है, बेटी के साथ उसकी अच्छी शेयरिंग है, और उसकी वजह से बेटी की लाइफ खराब भी नहीं हो रही। तो और वो कंबाइंड स्टडीज करने के लिए अगर वो आ जाती घर पे, बाप कहते हैं मैं तो मना किया था उसको नहीं बुलाना घर पे, मुझे उसका वालिद नहीं पसंद, या समथिंग लाइक दिस। रीजन कुछ और भी हो सकती है, रीजन ये भी हो सकती है क्या उसके वालिद के साथ कोई प्रॉब्लम है, या उसके भाई के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो रीजन की वजह से बाप मना करता है अपनी बेटी को कि तुमने जो है उस लड़की के साथ नहीं मिलना, और बेटी भी मिलती है, और फिर वो उसको मना करता है कि मैंने मना किया था तुम्हें। और यहां तक कि लड़कियां इस चीज को भी शेयर करने से घबराती हैं। तो शेयरिंग लेवल जो है ना, एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू वन थिंग, और वो एक चीज ये है कि आपने शेयरिंग लेवल अच्छा रखना है। घर में शेयरिंग लेवल जब तक अच्छा होगा तब तक आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी चीजें बड़ी सिस्टमाइज चलेंगी। आप जब शेयर करेंगे, आपके वालिदैन आपको अच्छा मशवरा देंगे। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लें, उसमें क्या हुआ था, जो दो लड़कियां थी जो अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की, उन्होंने फौरन जाके अपने अब्बा को बताया कि एक अनजान लड़का मिला था हमें, उसने हमारी मदद की है, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया। तो अब्बा ने आगे से शक नहीं किया, अच्छा तुम लोगों ने उसको पिलाने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, उसको बुलाओ, मैं उसको उसकी उजरत देता हूं, उसने मेरी बेटियों की मदद की, मैं उसको इसका इनाम दूंगा। तो मतलब ये चीज हमारे, जब ये एक प्रॉफिट के दौर में ये चीजें हो रही हैं, तो आज के दौर में क्यों नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे लोग घबराते हैं कि हमारी सोसाइटी नहीं है हमारी। आज आके बेटी, आज कोई घर पे आके बोल दे कि एक अनजान लड़का मिला था, उसने मेरा लगेज उठाया, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, उसने आके मेरा लगेज उठा के मेरा जो है मेरी हेल्प कर दी, या मुझे रिक्शा या टैक्सी ले दी, ठीक है। तो ये घर में आके बताएगी? कभी भी नहीं, वो बता ही नहीं सकेगी। वो कहेगी ठीक है लड़के ने मदद की है, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, खलास। मैं बताऊंगी तो घर में पता नहीं क्या सोचा जाएगा, हाँ, या पता नहीं मसला बढ़ता चला जाएगा। वो रफा दफा करने के लिए स्टेप बैक कर जाती है, वो स्टेप बैक कर जाती है, कहती है दफन करो, बात को खत्म करो, अपने तक खत्म कर दो। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। शेयरिंग लेवल बहुत जबरदस्त होना चाहिए ताकि हम आगे चीजों को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। इसी बेस पे आपके जाके अपनी बेटियों की, लड़कियों की शादियां करनी होती हैं। तो जब तक आप लड़की के साथ अपना शेयरिंग लेवल अच्छा नहीं रखेंगे, यू वोंट बी एबल टू सी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और बिल्कुल खातून को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए
क्योंकि ये वही होती है जो आपकी नस्ल चलाती है। बिल्कुल। और अगर खातून अच्छी मिल जाए आपके घर में, आपकी बीवी की शक्ल में, आपकी बेटी की शक्ल में, आपकी माँ की शक्ल में, तो आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाती आप हैं। ये देखें कि फिर ये चीज जो है ये बाप और माँ बाप हैं, वालिदैन की तरफ से है, छुपाने वाली बात और दबाने वाली बात और चुप हो जाने वाली बात, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है अगले घर में। अगले घर में जब उसने शादी करके अगले घर में जाना है, वो अपने हस्बैंड के साथ भी उसी तरह बिहेव करेगी बिल्कुल। कि ये चीज छुपा लूं, ये ना बताऊं, डांट ना पड़ जाए। ये माँ बाप को जो है तरबियत करना होगी, उस बेस पर आगे जाके वो अपने बच्चों की तरबियत बट करेगी। साहब ये एक रियलिटी है हमारे माशरे के भी, जितना मर्जी सख्त हो मर्द, लेकिन जितना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में औरत के लिए होता है, चाहे वो उसकी बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो उसकी बेटी की शक्ल में हो, चाहे उसकी माँ की शक्ल में हो या बहन की शक्ल में हो, उतना सॉफ्ट कॉर्नर वो और किसी के लिए नहीं रखता। बिल्कुल, ये तो है। और खास तौर पे जब आपकी औलाद हो और आपकी पहली औलाद बेटी हो, मुझे पता है, आई कैन एक्सपीरियंस दैट, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। तो फिर उसके बाद जो है ना सॉर्ट करना, बिकॉज मेरे घर पे मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी अम्मा है, मेरी वाइफ है, सारी खवातीन है, तो मुझे पता है तो ये कितना सॉफ्ट कॉर्नर होता है और क्या जो है वो इमोशंस होते हैं, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो जाहिर बात है, मर्द वैसे भी उसका झुकाव अपनी बेटी की तरफ होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह जाने ये क्या बात है, लेकिन ये कोई फील नहीं कर सकता अंटिल दे बिकम फादर देमसेल्व्स। जब तक वो खुद बाप नहीं बनेंगे उनको ये फीलिंग का अंदाजा नहीं होगा। हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, और इससे पहले भी हम बात ही करते थे। जब तक हमारी अपनी औलाद हमारे गोद में नहीं आती और हमें पता नहीं लगता अच्छा ये फीलिंग्स होती हैं, तो वो फिर फीलिंग्स होती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक लेंगे जनाब, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दुनिया के बहुत सारे खौफनाक परिंदे आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनसे आप नावाकिफ हैं। कितने खतरनाक है वो, उस हवाले से हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें मिजाह निगार हैं हमारे फैसलाबाद के मारूफ अहमद सईद, उन्होंने ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। मजाह के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और सोशल मीडिया पे आजकल वायरल भी काफ़ी होती हैं। उनमें पंजाबी का भी होता है और उर्दू का भी होता है, और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, बहुत सारे सुनने से भी शौक रखते हैं। इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पे जब बात की जाती है शहर फैसलाबाद की, यहाँ के लोगों की मजाह की सेंस बहुत तेज़ होती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, ये आपका हनान बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि एक तो मिजाह का आज के दौर में ज़रूरत बड़ी है। आप अंदाज़ा करें कि ये पैंडेमिक का दौर जो गुजरा है 10 माह का, इससे पहले भी अगर हम देख लें, और हमारे माशरे में ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी। और क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात, जिस तरह के माशी हालात बना दिए गए जो हुकूमतों ने, या वैसे जहाँ हमारे स्टेटस कॉन्शियस हमारा माशरे को जिस तरह बना दिया गया, उसमें मज़ाह की बड़ी ज़रूरत थी। और उसको फैसलाबाद ने बड़े हद तक जो है वो कवर किया, पूरा किया, क्योंकि आप खुद फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और कि इस इलाके की जो है वो पहचान है मज़ाह जो है, उसमें आप जुगत कह लें, उसमें आप अच्छी बात कह लें, जुगत भी अच्छी बात ही होती है, एक मज़ाह से रिलेटेड, एक जो चेहरों पे मुस्कुराहट लाती है, ऐसी बातें। तो इसमें अब शायर भी इधर जो हैं, आप देखें कि अबीर अबू ज़री, आरिफ बुखारी, अली जुल्फ़ी, और फिर मज़ाह निगारों में कमर बुखारी हैं, शहजाद बसरा हैं। फैसलाबाद ने बड़ा काम किया। और फिर आप शहजाद जानी और इस तरह के बेशुमार सखावत नाज और बेशुमार वो भी फिर आर्टिस्ट अगर लेके चलें तो वो तो भरा पड़ा है। वो बड़ा एग्जैक्टली, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अगर आप एक्टर्स की बात करें मज़ाह के हवाले से, तो वो तो फिर एक लाइन लगी हुई है, एक लम्बी, उसमें है कंट्रीब्यूशन है। और ये बड़ी बात है कि ये कंट्रीब्यूशन जारी रहना चाहिए और ये चलता रहना चाहिए। ये मज़ाह में आपको कौन सी सिन्फ पसंद है? मज़ाह में और अगर ये शायरी में, दोनों में से अगर आप सिन्फ की बात पूछें तो ये अपनी जगह, लेकिन मुझे सिन्फ नाजुक पसंद है। यानी आपको सिन्फ नाजुक की वजह से तो नहीं कहीं ये शायरी करते आप? कह सकते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो देखें, आपकी वो जैसे शादी से पहले भी सिन्फ की तरफ तवज्जो होती, शादी के बाद भी सिन्फ की। अच्छा, कोई वैसे आपने शादी के बाद अपनी बीवी वाली सिन्फ उसकी तरफ तो मज़ाहिया नज़में भी आपने काफी सारी लिखी हैं, कोई एक आधी हमें भी सुनाए, ऑडियंस को भी सुनाए ताकि पता चले। जरूर, मैं आपको एक वलैतन नज़्म है वो सुनाता हूं कि जो बाहर से रिश्ता लेने लोग आते हैं वो कैसा रिश्ता देखते हैं। वो आप जैसा खूबसूरत नौजवान उनकी नज़र में
वो रखते हैं, जरा देखिएगा कि वलैतन आई खोल के कुंडा पाकिस्तान चो लबन मुंडा। आहा, वलैतन आई खोल के कुंडा पाकिस्तान च लबन मुंडा। हीरे वांगो सोना होवे अंदरों पावे पूरा गुंडा। हीरे वांगो सोना होवे अंदरों पावे पूरा गुंडा। और कुड़ी दी मां दा एहो कहना रन मुरीद हो के रहना। इस गल दा असां साइन भी लेना। अच्छा, तो यूरोप में साइन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुड़ी दी मां दा ये कहना रन मुरीद हो के रहना, इस गल दा असां साइन भी लेना ते याद नहीं करने मम्मी पापा। पैसे जे तू कल्ले काका ला देवांगे तेरा चाका। वो ये ट्रेंड होता है ना, बाहर जाके लड़का फिर वालिदैन को अपने पैसे वालिदैन को पैसे भेजता है और फिर वो भेजने थोड़ी देते हैं कि रन मुरीद हो के रहना, इस गल दा असां साइन भी लेना करने मम्मी पापा। पैसे जे तू कल्ले काका ला देवांगे तेरा चाका। कम तो सीधा घर नूं आना बाकी हर थां ते नाका। ज्यादा है ना, तो उससे कहीं और ना देखे ये। कम तो सीधा घर नूं आना बाकी हर थां ते नाका। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। मतलब ये लड़की नहीं दे रहे, ये तो छुरी फेर रहे हैं। छुरी फेर रहे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। मतलब बाहर से जो रिश्ते आते हैं उनसे ग्रेज करना चाहिए। हाँ, काफी हद तक ग्रेज करना चाहिए। ठीक है, मतलब हालात की अक्कासी। वैसे कहा जाता है कि एक शायर की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है एक नॉर्मल शख्स से, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन ही है। और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उस ऑब्जर्वेशन को लफ्जों के जरिए अक्कासी करना आवाम तक, ये भी बड़ा एक मुश्किल मसला होता है। बड़ी खूबसूरत हनान बात की। और सॉरी, अनवर मसूद साहब ने कहा था कि शायरी जो है मिजाज है, खासतौर पर वो मिजाज है आपका, और शायरी ऑब्जर्वेशन है। किसी ने अनवर मसूद साहब से पूछा कि आपके सबसे ज्यादा शायरी में क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन। ये आपकी बड़ी कि राइटर को जो देखता है, जो सोचता है, जो उसके साथ बीतता है, वही चीजें उसकी तख्लीक में आनी भी वही चाहिए। अच्छा, वैसे आजकल की नस्ल की बात की जाए तो ये किस तरफ निकल पड़ी है? मतलब इल्म अदब से उतनी मोहब्बत नहीं इनको जितनी इससे पहले नस्ल को थी। वैसे आजकल की नस्ल अगर आप सही पूछें तो किस तरफ निकल पड़ी है, तो मेरा ख्याल है ये नारान और कगान की तरफ। नारान कगान हर बंदे का होता है, चार छुट्टियां मिले और उस तरफ निकल पड़े। आजकल तो वही है ना। और वैसे आजकल मैं बिजी भी बड़ा था, मुझे पता ही नहीं कि किस तरफ। लेकिन खैर ये तो मजाक की बात है। लेकिन ये वैसे काफी हद तक ट्रेंड तब्दील हुआ है। देखिए आप भी तो नौजवान हैं और कैसे कैसे खूबसूरत क्वेश्चन और ये सारी चीजें आपको मालूमात है। तो आप जैसे जो आपके क्लास फेलो हैं, मैं उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि हमारा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आना जाना मुशायरों के हवाले से तो बहुत चेंज आई है। कुछ 7-8 साल से तो बड़ी ही खूबसूरत चेंज आई है। लोग मिज़ा या नसर, मिज़ा या शायरी, संजीदा शायरी, इसको बहुत ज़्यादा ये प्रमोट हुई है और पूरे पाकिस्तान में, और लोग इसको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि म्यूजिक के जितने प्रोग्राम होते हैं उतनी अब शायरी के भी प्रोग्राम जो हैं, अदब के लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हैं, उनका भी जो है बढ़ना इसी चीज की पेशरफ्त है। ठीक है, हमारे शेफ जो हैं इस वक्त हंडिया तैयार कर रहे हैं। आज की हमारी जो डिश है उनसे भी बात कर लेते हैं। शेफ कहाँ तक पहुंच चुका है काम? 5 मिनट में रेडी है सर। तकरीबन रेडी है जी सर। और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? 2 से 4 मिनट लगेंगे सर। ठीक है, तो कंप्लीट डिश का नाम क्या है जो आज हम तैयार? चिकन मलाई हांडी है सर हमारी डिश का नाम। मलाई हांडी, चिकन मलाई हांडी सर। चिकन मलाई हांडी जनाब तैयार हो रही है। और अरोमा जो है, इसकी खुशबू, इसकी महक पूरे स्टूडियो में आ रही है। वैसे शायरों को, अदीबों को, लिखारियों को खाने से काफी मोहब्बत होती है। मैं 2-4 मिनट सुनकर मैं पूछने लगा था कि ये 2-4 मिनट बाद मुझे अपना शेर भी याद आ रहा है हांडी पे, वो भी मैं आपको जी सुनाए जरूर। तो यानी हांडी हमें 4 मिनट बाद मिलेगी ना? हाँ जरूर आपको जनाब। आज हम आपकी खातर तवाज़ा करके आपको खिला पिला के फिर ही भेजेंगे। मेहमान है आप हमारे। हांडी पे कौन सी आपने लिखी है? वो भी गजल है, उसमें एक शेर ये हांडी का भी आता है कि आप गजल सुनाए ना हमें। हाँ, वो गजल, ये गजल में शेर जो है आपको पता है कि हर शेर मुख्तलिफ होता है। कि जिन्नू हीर में आखा ओही कह जाए मैनू वीर। जिन्नू हीर में आखा ओही मैनू कह जाए वीर। जिन्नू हीर में आखा ओही कह जाए मैनू वीर। इत्थे नैन लड़ाने औखे इत्थे होई अखीर। आहा आहा
और असां ते खादी हांडी, असां ते खादी हांडी। हांडी नाले रशियन सैलड, हाँ हाँ जिन्हां खादियां गाजरां ढिड्ड उहनां दे पीड़, असां ते खादी हांडी नाले रशियन सैलड, जिन्हां खादियां गाजरां ढिड्ड उहनां दे पीड़, और ना ने तेनू घा पाना है ना पाने ने पट्ठे, ना उस चूरी कुटनी आमद ना बनानी खीर। क्या बात है, क्या बात है। यानी सुहाने ख्वाब नहीं देखने चाहिए, हाँ। पहले ये देखना चाहिए कि पट भी रही है या नहीं। हाँ ये भी है, और ये दौर का भी तो तकाजा है ना। हाँ। अब वो चूरियों वाले जमाने नहीं रहे, अब बर्गरों वाले भी जमाने, अब हाँ। पिज़्ज़े बर्गर वाले हैं। मम्मी डैडी जरा। हाँ वो हैं, अब किसने हाथ से बनाकर चूरियां कूटनी है। अब तो शादी के बाद आपको पता है कि कहाँ वो। वैसे शादी की जब आप बात करते हैं तो बीवी के ऊपर भी काफी आपने मजा लिखा है, उसके पीछे क्या वजह है? काफी तंग तो नहीं है घर से? नहीं, काफी खुश होने के बाद बंदा लिखता है। लेकिन शायरी आपकी खुश होने वाली होती नहीं है, उसमें मजा और तंज बहुत ज्यादा है। नहीं, असल में मैं आपको बताता चलूं हनान के बीवी एक इंतहाई खूबसूरत शय है, और लेकिन गुस्से में अगर उसके हाथ में कोई भी शय आ जाए वो अपने शोहर के सर पे दे मारती है। उसकी क्या वजह है? तो अगर गुस्से के बगैर आ जाए तो वो उसके मुंह पे दे मारती है। दर हकीकत उसकी वजह यह है कि वो उसको कोई शय नहीं समझती। अच्छा, वो इसी वजह से एक घर से जोर जोर से कहकों की आवाज आ रही होती है ना, कभी हस्बैंड हंस रहा होता है तो कभी बीवी हंस रही होती है, तो किसी ने दरवाजा खटखटा के पूछा जनाब चल क्या रहा है, तो कह रहे बीवी गुस्से में थी, वो जब जूता उठा के मारती थी बच जाता था तो बीवी हंसती थी, जब बच जाता था तो मैं हंसता था। तो आजकल मेरा ख्याल यही सूरत हाल है जो कि चल रही है माशरे के। अच्छा ये भी देखें, इसमें भी कैसा है कि वो लड़ाई में भी एक फन जो है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर ऐसी थोड़ी सी चपकलस जो है उसमें भी मजाक का तड़का लग जाए तो वो क्या ही खूबसूरत हो जाती है। ठीक है जनाब, आज की कहावत जो हमने आपसे पूछी थी कि आसमान से गिरा डैश में अटका, तो इस डैश का जवाब था जनाब खजूर। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो विनर है जो, उनका नाम है उजाला। उजाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपने जीता है, हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर सकती हैं उसे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, बीवी के हवाले से जो फन मजा आपने लिखा है उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें कोई नज़म शज़म सुनाए ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने और महसूस हो उससे। ठीक है, एक गजल के 4-5 शेर के, शादी भी हुन कारकुर लांगे, जी लांगे कुछ मारमुर लांगे, जे ओ थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फड़ फड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते धर तुर लांगे। क्या बात, इदां नहीं गुस्से होंदे ना। ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते धर तुर लांगे, बेगम जी नू खुश रखन लई, जी नू, जी बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डर डर लांगे, और सोहनी वांग चनाब ते नहीं पर छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। जनाब बहुत गहरा है जनाब। ये फिर आप मेरे ख्याल दिल पे पत्थर रख के उम्र गुजारने की रावी हो सकता आजकल पार है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप किस शायर को फॉलो करते हैं जिनकी शायरी आपको अच्छी लगती हो? देखिए कॉलेज के ज़माने में खालिद मसूद, अनवर मसूद साहब, और फिर आजकल के जो शायर हैं उसमें फिर चाहत फखरी और सलमान गिलानी। संजीदा शायरी में अली ज़रियून के साथ बड़ी दोस्ती रही, और फिर पुराने शायरों में फैज़ साहब और इकबाल, इनको पढ़ते रहे। पुराने शायरों की अगर बात करें तो फैज़ के कौन से ऐसी जो है वो शेर हैं जो आपके दिल पे आज भी घर करते हैं? हाँ वैसे ये है, शेर तो अब याद अक्सर नहीं रहते, लेकिन उनकी तो नज़में और गज़लें, मुझसे इतनी सी मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और फिर दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लग, और इस तरह की बेशुमार हैं। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। आहा 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 आहा। अच्छा, कोई एक होती है ना मोस्ट फेवरेट रोमांटिसिज्म की जब बात की जाती है, कोई एक गजल या नज़म या कोई भी ऐसी चीज, तो आपकी कौन सी है, कोई जो याद हो आपको किसी भी शायर की, वो सुनाए हमें भी। किसी जाहद फखरी साहब की एक गजल सुनाए देते हैं आपको के मोहब्बत, 2-3 शेर अगर याद नहीं। जी जी। मोहब्बत के सफर में कोई भी रास्ता नहीं देता, मोहब्बत के सफर में कोई भी रास्ता नहीं देता, जमीन वाकफ नहीं बनती फलक साया नहीं देता। आहा आहा आहा। मोहब्बत के सफर में कोई भी रास्ता नहीं देता, जमीन वाकफ नहीं बनती फलक साया नहीं देता। खुशी और गम के मौसम सबके अपने अपने होते हैं, किसी को अपने हिस्से का कोई लम्हा नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है।
और उठाना खुद ही पड़ता है थका मादा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपको कंधा लेने के लिए भी मरने की जरूरत होती है, जब तक मरते नहीं कंधा नहीं अलमिया देता। है। हमारे यहाँ वैसे ये एक तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की कि यहाँ पे सहारा लेने के लिए वाकई ही मरना पड़ता है। जब तक जिंदा होता है इंसान की कदर नहीं होती, जब मर जाता है तारीफ सुनने के लिए भी मरना पड़ता बड़ा है है पहले। वो हफीज जलंधरी साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, यानी इतना बड़ा शायर भी ये कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। यहाँ हमारे यहाँ मनवाना पड़ता है, उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि आपकी शायरी ही अच्छी हो, वो तो पहला इंग्रेडिएंट है कि आपकी शायरी अच्छी हो, आपका नसर अच्छी हो, आपकी एक्टिंग अच्छी हो, किसी फील्ड की बात कर रहा हूँ, आपका म्यूजिक अच्छा, आपको और बहुत से जो कोशिशें हैं, आपको आजकल के दौर में सोशल मीडिया का आप कहने के उसका सहारा लेना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है, आपको किसी टीवी चैनल की जरूरत पड़ती है, आपको लोगों की भी जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। तो हमारे माशरे में बाहर मैं हनान रहा हूँ, मैं पुर्तगाल और फ्रांस में मैं 6 साल गुजरा, वहाँ ये है कि टैलेंट को उठाया जाता है, कोशिश की जाती है, स्कूल में किसी टैलेंट को देखा जाता है, उसको निकाला जाता है, यूनिवर्सिटी में देखा जाता है, उसको बुलाया जाता है, जहाँ कहीं से टैलेंट मिलता है उसको खुद पकड़ा जाता है, यहाँ खुद भागना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क फुकदान है इस चीज का। गवर्नमेंट की तरजीहात सियासत से हटके किसी और तरफ जाती ही नहीं। गवर्नमेंट की भी और लोगों की भी। और गवर्नमेंट, अगर जैसे आर्ट्स काउंसिल की बात की जाए, अब तो आर्ट्स काउंसिल के हालात चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब से डायरेक्टर जाहिद इकबाल आए हैं उन्होंने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं Exactly. और बहुत सारे नई चीजें आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए शुरू की हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि कितने लोग हैं जो कि इसको सुनना पसंद करते हैं, और जब तक शायर को हौसला अफजाई नहीं दी जाती ना, उसको पैसे नहीं चाहिए होते, उसे तालियों की गूंज चाहिए होती है, जिससे उसकी ये बात आप बिल्कुल ठीक है, आजकल पैसे भी चाहिए। आजकल पैसे भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हालात ये हैं कि एक हमारे यहाँ हमेशा ऊपर समझा जाना चाहिए एक शायर को, अदीब को, लेकिन उससे ज्यादा अर्निंग एक नौकरी पेशा अफराद कर रहा होता है, जो कि काफी हद तक चेंज हुआ है। जैसे ड्रामा टीवीज और इस पे आते हैं, अब देखें ड्रामे का हाल क्यों बुरा हुआ था, आप जानते हैं, राइटर कोई नहीं था। फिल्म का हाल क्यों बुरा हुआ, राइटर नहीं था। आज राइटर को पैसे मिल रहे हैं तो ड्रामा भी किसी हद तक बेहतर आ रहा है और फिल्म भी कुछ बेहतर हुई है। जब आप राइटर खुद बन जाएंगे, म्यूजिक भी खुद बन जाएंगे, एक्टर भी खुद बन जाएंगे, हर चीज ही खुद को कहेंगे, तो फिर वही मियार होना चाहिए जो 20 साल पहले बुरा हाल फिल्म इंडस्ट्री का हो गया बिल्कुल। था। और अगर हमने इसको मजीद निखारना है, उसके लिए हमें अपने शायर अदीबों को जहां इज्जत देने की जरूरत है, माशरे में मुकाम भी उनका बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनके लिए इवेंट्स का इनकार करे। तो बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।